हेलो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेज में। पर आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का सबसे धमाकेदार चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक कार्बनिक केमिस्ट्री का अच्छा यही एक दिया हुआ है और यही हम लेकर आए हैं कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर। आज हम डिटेल में इस बात करेंगे। इस चैप्टर को देखते हैं, इस वीडियो में 2 पार्ट में हम लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पार्ट में क्या है कि कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, और दूसरी बात मैं बता दे रहा हूं, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे और बढ़िया आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और लास्ट तक बने रहना। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक। देखिए कार्बन तथा उसके यौगिक, इसके पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं जो कक्षा 9वीं में हम पढ़कर आए हैं। नाभिक के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हम एकदम शून्य से शिखर तक जाएंगे। शून्य से इस लेसन को हम स्टार्ट करेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है भैया, तो हम पहले पढ़ते थे। इसका नाम है KLMN। KLMN, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन तो होते थे बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते थे। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन प्लस और जो न्यूट्रॉन रहता था वो उदासीन के ऊपर 0। इसका मतलब क्या होता है, उदासीन था। ठीक है, अब इसमें क्या होता, हम इलेक्ट्रॉन भरते थे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते थे, तो इलेक्ट्रॉनों नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का एक सूत्र होता था, फॉर्मूला जो होता था 2n² के रूप में। ठीक है, जो n क्या होता था, n हमारा होता था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है भाई, अब जब पहली कक्षा की बात आए तो n की जगह नंबर है तो पहला रख देंगे 2, n की जगह 1 है तो 1 रख देंगे, स्क्वायर है लगा देंगे। ठीक है, बराबर 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 एकम 2 हमारे निकलेगा। तो देखिए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 1 2 है। ठीक है, अब हम दूसरी कक्षा की बात करते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर n बराबर 1 लिया जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा की बात है तो 1 लिया जाएगा। अब दूसरी कक्षा की बात तो n बराबर 2 लेंगे, तो वही सूत्र 2n²। देखिए 2n की जगह 2 का स्क्वायर, तो 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दूसरी कक्षा में 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर क्या होता है, इस पर निगेटिव मतलब माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, अब तीसरी कक्षा की बात करेंगे तो n बराबर हम 3 ले लेंगे, 2n² के फॉर्मेट, 2n की जगह रखेंगे 3 स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। 3 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर 3 तरह की 9, तो 9 हो गए, 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हम भरकर बता रहे हैं आराम से, 13 14 15 16 17, एक यहाँ पर 18। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 18। ठीक, 18। इसी तरह अगर आप चौथी कक्षा में निकालेंगे, 4 चौक 16 और 16 को 2 तो 32, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यहाँ पर टोटल 32 भरे जाएंगे। आप गिन लेना, मैं ऐसे भर रहा हूँ। ठीक है, इसमें टोटल 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं, इधर लिखे दे रहे हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, संयोजी, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ठीक है, आपने ये सब जान लिया कि 2n² फॉर्मूला है, ये बोरबरीक नामक विज्ञानी ने नियम दिया था। ठीक है, 2n की जगह 1 पहली कक्षा हो तो हम 1 धरेंगे, अगर दूसरी कक्षा बोलेगा तो हम 2 धरेंगे, और तीसरी कक्षा 3। इसी तरह के LMN क्या है, इन कक्षाओं के
नाम है। ठीक है भाई, इतनी बात हम लोगों ने जानी। आप इसे नोट डाउन, अगर वीडियो देखने बैठे हैं तो कापी कलम लेकर बैठिए, जो मैं लिखते जा रहा हूँ कृपया उनकी नोट्स बनाएं। ठीक है, इतनी बात अब आप लोगों के समझ में आई होगी। अब हम क्या करते हैं, देखिए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर भरना हो किसी चीज में तो संयोजकता, पहली चीज आप, मैंने संयोजकता बता दी, तो आप उसमें जाकर प्लेलिस्ट पर वीडियो होगा, जाकर संयोजकता देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहली कक्षा में तो मुश्किल से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे में कितने आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर आएंगे 16, लेकिन फॉर्मेट में इसी लगता है, फिर 2। आप ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, मेरा ये बताने का मकसद मेन यही था, आप ये याद रखिए। ठीक है, इसका बताने का मेन मकसद यही था, आप ये याद रखिए। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ आगे, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए लास्ट तक बने रहिए, हम आपको एक से एक बारीकी चीजें बताएंगे। ठीक है, अब इतना बात हम लोग जान गए। अब देखते हैं बंध। बंध होते ही, ये बंध क्या होते हैं, बंध किसी चीज का बांधने। ठीक है, बंध ये कितने प्रकार के होते हैं, जो बंध होते हैं, बंध जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बंध कितने प्रकार के होते हैं भाई, बंध होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, बंध 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आयनिक बंध, नंबर 2 यौगिक भी बोल सकते हो, नंबर 2 सह संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। ठीक, बंध 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आयनिक बंध, दूसरा होता है सहसंयोजी बंध। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने जाना। अब हम इनके दोनों बारे में जाएंगे कि आयनिक बंध क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। ठीक है, तो हम एक पहली बात जानते हैं आयनिक बंध के बारे में। आयनिक बंध कहिए या यौगिक कहिए, चलिए बंध के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं कि आयनिक बंध होते क्या हैं। ठीक है, आयनिक ये क्या होते हैं, नंबर 1 ये विलयन में, अथवा यहाँ पर लिख लेंगे विलयन, विलयन तो आप अभी बता दे रहे हैं, विलयन में अथवा अवस्था में, विलयन में अथवा अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, विलयन में अथवा अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जो ये आयनिक बंध होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन, मतलब इनका जो होता है क्या बोलते हैं, क्वथनांक एवं गलनांक इनके उच्च होते हैं। लिख देंगे इनके गलनांक, गलनांक मतलब होता है ये गलना, इनके गलनांक एवं क्वथनांक मतलब जमना, एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से धातु से अधातु में होता है। जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, स्थानांतरण धातु से अधातु में होता है। अब हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु से अधातु में होता है, जिसके कारण ये धनायन व ऋणायन बनाते हैं, जिनके कारण ये धनायन व ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने इसके बारे में जानी, आयनिक यौगिक या आयनिक बंध के बारे में मैंने इतनी बात जानी कि यह क्या होता है, विलयन में अथवा अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं।
ठीक है। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च मतलब ऊपर होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु से अधातु में होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, क्या लिया, NaCl, ठीक है, ये आयनिक यौगिक बनाता है। अब देखिए Na क्या है, Na तो हमारा धातु है, सोडियम तो धातु है, लेकिन जो क्लोरीन है ये अधातु है, ठीक है। जब इसको हम जल से रिएक्शन NaCl, ठीक है, ये टूटेगा तो ये क्या होगा इलेक्ट्रॉनों में, तो Na जो है वो हमारा प्लस देगा और Cl माइनस देगा। तो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु से अधातु में होता है। देखिए स्थानांतरण मतलब इधर से उधर, देखिए मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर Na प्लस क्लोराइड होता है, तो जिसके कारण ये धनायन, देखिए वह ऋणायन बनाते हैं, ठीक है। गलनांक एवं क्वथनांक इनका तो उच्च होता ही है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए एक बात और मैं बता दे रहा, जो Na है ये Cl, क्योंकि जो NaCl एक यौगिक है, आप जो जानते होंगे ये नमक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा NaCl के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। देखिए NaCl, ठीक, ये साथ में ये इतनी मजबूती से बंध बनाए रखते हैं, साथ में रहते हैं, क्यों, क्योंकि जो सोडियम होता है, देखिए जो सोडियम होता है इस पर होता है प्लस और क्लोरीन पर माइनस होता है, तो हमेशा प्लस माइनस के बीच में बंध बहुत ही ज्यादा से मजबूत रहता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव मतलब दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो फिर नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव इसके लिए होना चाहिए, तो इसीलिए सोडियम NaCl। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी, इनके बीच में बंध मजबूत होता है, ठीक है। इसका ले लिया। अब हम इसको ड्रॉप करेंगे और हम सहसंयोजी यौगिक के बारे में देखेंगे, सहसंयोजी बंध के बारे में देखिए। अब दूसरा हम सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी बंध या यौगिक, सहसंयोजी बंध। देखें जो सहसंयोजी बंध या यौगिक होते हैं, ये अधिकांश यौगिक इनके जो होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते। अधिकांश मतलब आधे कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, अधिकांश का मतलब हुआ अधिकांश यौगिक, नंबर 1 डालेंगे, अधिकांश यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते, ठीक है। जो अधिकांश यौगिक होते हैं ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनके गलनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं वो आयनिक यौगिकों की कंपेयर में कम होते हैं, लिख देंगे इनके गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना देखिए इनके गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं, लेकिन आयनिक यौगिकों की तुलना कम होते हैं, आयनिक यौगिकों की तुलना कम होते हैं, ठीक है। इनके गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना कम होते हैं। देखिए जो ये होते हैं ये अणुओं के भीतर, जो सहसंयोजी यौगिक बंध होते हैं ये अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध बनाते हैं, लेकिन इनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है। अभी मैं बता रहा हूँ, अणुओं के भीतर तो ये प्रबल आबंध बनाते हैं, अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध बनाते हैं, अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध बनाते हैं, लेकिन इनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल जो है वो कम मतलब दुर्बल होता है, मजबूत नहीं होता, दुर्बल, वंडरवाल्स बल बोल सकते हो, दुर्बल होता है, ठीक। अब जैसे सहसंयोजी यौगिक कौन बनाता है, कार्बन। चलिए कार्बन के हम लेते हैं एग्जाम्पल CH4, ठीक है, मेथेन है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन संयोजकता कितनी होती है, 1,
होती है। इन्हें अपने मतलब कक्ष को पूरा बाह्यतम कोश मतलब पूरा करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2। ठीक है, 2। हाँ, जो कार्बन है इनकी संयोजकता कितनी होती है? इनकी संयोजकता होती है 4। इन्हें चाहिए होंगे 4 और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनके पास इनकी भी संयोजकता 8 पूरी हो जाएगी, स्टेबिलिटी हाइड्रोजन की भी पूरी हो जाएगी। चलिए देखते हैं संरचना। जैसे जैसे कार्बन, देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक को हम पिन बिंदु से दिखाते हैं, दूसरा हम क्रॉस से दिखाते हैं। चलिए कार्बन को हम क्रॉस से दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। देखिए जो कार्बन होता है इसकी इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 6। चलिए 6 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? पहली कक्षा में भाई 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हम सभी जानते हैं, और बचे कितने? 4। तो इनकी कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, अब दूसरी बात हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भाई 1 ही होता है। ठीक, इसकी संयोजकता परमाणु क्रमांक, तो इसको हम 1 से ही दिखाएंगे। ठीक है, 1 से ही दिखा देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन को अपनी इस कक्षा मतलब अपना बाह्यतम कोश पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा भाई, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, लो मुझे दे दो। ठीक है, दूसरा ये भी इनसे शेयरिंग कर लेगा, ये भी मांग लेगा, ये भी ले लेगा। अब गिनते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, बहुत अच्छा बढ़िया से हो गया, इसके भी 2 आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी ले लिए, बाह्यतम कोश अपना पूरा कर लिया। और अब बचा बेचारा कार्बन बीच में, ये भी तो पूरा करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, ये सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखिए कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। कार्बन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश को पूरा कर लिया, और हाइड्रोजन ने भी 2 2 करके पूरा कर लिया। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। आई होप कि आपको वो सब समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हम एक से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इस लेसन में। कमेंट आए थे बहुत टफ लेसन है, इसलिए हम इस लेसन में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते जो आपको ना आए। ठीक है, चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है, हमने वो सब पढ़ा था, बंध आयनिक और सहसंयोजी बंध, ये सब पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कार्बन की। मैंने कहा कि कार्बन अभी सहसंयोजी यौगिक जो है बनाता है। अगर कार्बन क्या चाहे, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर या खोकर, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर या खोकर अपने बाह्य कोश को पूरा करना चाहे तो क्या हुआ? पहली बात, जो कार्बन है वो अपने बाह्य कोश को पूरा करना चाहे, 4 इलेक्ट्रॉन वह दान करे या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले। जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो भाई रेडायन बनाएगा। ठीक है, ये आप जानते होंगे। जब वो किसी को दान करेगा तो क्या करेगा, जब वो प्रोटॉन प्राप्त कर लेगा ऋणायन बनाएगा, जब वो किसी को दान करेगा तो वो धनायन बनाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 स्थितियां संभव होती हैं, 2 स्थितियां संभव हैं। अब कौन सी? यदि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ऋणायन बना सकता है, जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल होगा। ठीक, दूसरी बात, ये तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बना सकता। दूसरी, कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन देकर किसी अन्य को दे दे, धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय होगी, जिसके लिए वो नहीं बना सकता। ठीक, इसलिए कार्बन सहसंयोजी यौगिक से ही अपन बनाता है। ठीक है, चलिए जो मैंने अभी बोला वो हम सब लिखे देते हैं कि कार्बन कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या कार्बन कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या पाकर बाह्य कोश को पूर्ण करना चाहे बाह्य कोश को बाह्य कोश को पूर्ण
करना चाहे तो इसके लिए हमारे सामने दो स्थितियां आती हैं, ठीक है। दो स्थितियां संभव बाह्य कोश को पूरा करने चाहे तो इसके लिए दो स्थितियां हैं। तो इसके लिए दो स्थितियां संभव होंगी, मतलब दो ही स्थितियां हैं। आइए चेक करते हैं कौन कौन सी स्थिति है। पहली बात कौन सी है? कार्बन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, जो कार्बन होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बना सकता है, ऋणायन बना सकता है, ठीक है। जो कार्बन होता है 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 वो और 4 ये 10 हो जाएंगे ना, लेकिन लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात बचे कितने? 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल होगा, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल होगा, ठीक है। पहली बात ये थी कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे, ठीक है। जो कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए, प्रोटॉन तो भाई 6 हैं, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 वो 4 वो 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 जो अतिरिक्त से प्राप्त मिल रहे हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाएगा। तो नाभिक क्या होगा भाई? हिलने डोलने लगेगा, सब बिखेर देगा, ठीक। तो नाभिक जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं प्राप्त कर सकता, ठीक है। अब दूसरी बात कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना सकता है, ठीक है। जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का धनायन बनाने के लिए अत्यधिक, केवल 2 इलेक्ट्रॉन का धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि संभव ही नहीं है। अब देखिए, समझिए, मैंने लिखा इतना, देखिए नाभिक बनाता हूँ, फिर आपको ये दोनों चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है,
इन्होंने क्या बोला, कक्षाओं का नाम तो KLM है, N है, मैं बता चुका हूँ। इन्होंने पहली कंडीशन क्या थी, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, तो जाहिर सी बात है प्राप्त करेगा तो ऋणायन बनाएगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बना, लेकिन इसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के साथ कितने हैं, 6 है, ठीक है, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, देखिए 6 ये हैं और 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 हो जाएंगे, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 4 अतिरिक्त, जो 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आए हैं ये धारण करना मुश्किल होगा क्योंकि नाभिक अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन धारण नहीं कर सकता, समझ में आई बात, ठीक है। फिर से देखिए, इन्होंने कहा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बना सकता है, जो चीज प्राप्त करेगा ऋणायन, ये आप लोग जानते हैं। देखिए इसमें कार्बन में कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 प्रोटॉन भी थे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन भी थे, ठीक है, प्राप्त करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, 6 हैं, 4 कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 2, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 4, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, तो ये अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा, ठीक है, आई होप ये समझ में आए। दूसरी बात, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खो दे, ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन भाई किसी को दे देगा, ले जाओ, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाला नाभिक था, 4 इलेक्ट्रॉन खोकर केवल 2 इलेक्ट्रॉन धनायन बनाने के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉनों का धनायन बनाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक, जो कि ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये 2 बात समझ में आएगी। आपको देखिए ये एग्जाम के जरिए से तो मेरे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर स्टार है क्योंकि आप ये अवश्य जानें, जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन खोकर या पाकर बाह्य कोश को पूरा करना चाहे तो भाई कौन सी स्थितियां हैं, तो ये बात आप जरूर से जरूर जानें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, चलिए आप लोगों को वो समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कार्बन, मैंने 2 स्थितियां बताई थी, ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, कार्बन जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, चलिए देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, 3 स्टार मैंने लगा दिया, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, साझेदारी मतलब शेयरिंग, साझेदारी करता है। देखिए इस टॉपिक को आप समझिए नहीं, क्लास 12th की केमिस्ट्री में आपको दिक्कत होगी, 11th में होगी, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर मैं स्टार लगाते हुए चलूंगा, और मुझे पार्ट तो शून्य से ही पूरा खत्म करना, छोड़ना कुछ नहीं है, तो मैं सभी पढ़ाऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बताते चलूंगा, लेकिन जो भी नहीं इम्पोर्टेंट हो वो आपको क्लास 12th में मिलेगा, इससे बढ़िया आप 10th में तैयार किए रहे हैं, ठीक है। अब कार्बन जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, ठीक है, जैसे नंबर 1, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया H2, आप यहाँ पर आपको दिमाग लगाने, हल्का सा दिमाग लगाइए बस, हाइड्रोजन एक इधर दूसरा इधर, ठीक है, अब क्या होगा, हाइड्रोजन इनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, 1, इसको क्रॉस से दिखा दो, 1 होती है, तो अब इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये इनसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इनसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या हो गया इनके बीच में कौन सा बंध है, एक बंध बनेगा, और क्या होगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपनी बाह्यतम कोश को पूरा कर लिया, इन्होंने भी अपनी बाह्यतम कोश को पूरा कर लिया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं Cl2 का, दूसरा एग्जांपल Cl2 का लेते हैं, ठीक है, Cl2 का मतलब क्लोरीन 2 बार, एक इधर और दूसरा इधर, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है भैया, परमाणु क्रमांक होता है 17, तो पहली कक्षा में 2 आएंगे, ठीक है, दूसरी में 8 आएंगे, बचेंगे कितने, 7, ठीक है, तो 7 हम इनको क्रॉस से दिखाएंगे, पहले एक पॉइंट से लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, एक को क्रॉस से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको अपने बाह्यतम कोश पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 7, 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, ये एक इनसे शेयरिंग कर लेंगे,
ठीक है। तो अब इनके कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। अब इनको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये इनसे भी शेयरिंग कर लेंगे। अब इनकी स्टेबिलिटी पूरा। देखिए अब इनके क्या हुआ, बाह्यतम कोश के दोनों के इलेक्ट्रॉन पूरा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको समझने में आसानी हो। O2 ऑक्सीजन का ले लेंगे, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर हो जाएगा। चलिए इसको अब लिखते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, बचे परमाणु क्रमांक तो 8 होता है, दूसरी में बचे कितने 6, ठीक है। एक को क्रॉस से दिखा दो, एक को बिंदु से, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6। इनको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इनसे ले लेगा भाई, 2 दे दो मुझे, ठीक। अब इनकी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब इनको भी 2 चाहिए, 2 ले लेगा, इसलिए इन पर कौन सा बंध आएगा, इन पर आएगा 2 बंध, आसान था, ठीक है। इन पर क्या आएगा, इस पर 2 बंध बनेगा भैया, 2 बंध, ठीक है, द्विबंध इसको बोलते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल, सॉरी चौथा एग्जाम्पल इधर ले रहे हैं नाइट्रोजन का। आपके एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल दिए हैं मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, पूरे एग्जाम्पल ले लूंगा जो कि बोर्ड में यहीं से आए तो नाइट्रोजन, ठीक है। तो एक इधर हो जाएगा, दूसरा ये। नाइट्रोजन का कितना होता है भाई, नाइट्रोजन का होता है 7। कितना होता है, 7। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इनको आवश्यकता कितनी, हमने बाह्यतम कोश पूरा करने के लिए मात्र 3 इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब इनसे क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। अब इन्हें भी तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी इनसे जाकर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इन पर बंध कैसा बनेगा, त्रियाबंध, देखिए त्रियाबंध बन रहा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट उदाहरण हम ले रहे हैं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं। इस पर क्या रहेगा, O कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छे से लेवल का, इसलिए आप समझिएगा। देखिए ऑक्सीजन में कितना होता है, पहली कक्षा में, दूसरी में 6, ठीक है। तो इसमें 6, तो इसको हम बिंदु से चलिए दिखाई देता है, 1 2 3 4 5 6। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है पहली कक्षा में, 2 दूसरे में बचे कितने 4, तो इसको 4 हम क्रॉस से दिखा देंगे, 1 2 3 4। इसमें कितना होता है, 6 होता है भैया, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ऑक्सीजन को, बात समझिएगा यहाँ पर, मुझे लगता है भाई बारिश होने वाली है। अब देखिए ऑक्सीजन को यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो ऑक्सीजन है इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक भी है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करनी है, इन दोनों से 4 इलेक्ट्रॉनों को लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले इनसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इनके कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात ये भी कहेगा ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे भी तो दो, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 2 4 2 6। अब भाई बचा कौन, अब बचा भाई कार्बन। तो कार्बन थोड़े नहीं ऐसे रहेगा, कार्बन भी तो शेयरिंग करेगा, तो कार्बन कैसे करेगा, देखिए 2 2 4 2 6 2 8। अब कार्बन क्या करेगा, देखिए इनसे दोनों से ऐसे कर ऐसे 2 ले लेगा, ठीक है। कैसे समझिए, ये कितने हैं, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो कार्बन ने भी अपने 8, देखिए कुछ मतलब बढ़िया स्ट्रक्चर बना है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा, स्ट्रक्चर आप बढ़िया से बनाइए, मैं समझा रहा हूँ, मैंने भी बढ़िया बनाया काफी। अब देखिए ये क्या हुआ, ऑक्सीजन थे, ठीक है। दूसरी बात, इनको क्या था, ये जो ऑक्सीजन था इनकी क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो भाई 8 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम 2 ही आएंगे मैक्सिमम, फिर बचे कितने 6 आएंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई। तो मैंने क्या किया,
यहाँ पर अच्छा एक बिंदु से दिखाया जाता है, क्रॉस से दिखा दीजिए क्या है। अब देखिए अगर आप दोनों ही बिंदु से दिखाएंगे तो उसमें सब जानने नहीं मिलता, ठीक। तो इसीलिए एक रूल है, मतलब रूल बुकों में दिया हुआ है जो हम लोग भी करते हैं कि एक पिन बिंदु से दिखा देते हैं पॉइंट से, एक क्रॉस से दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 6 हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 का 3, तो ये भी 6 होगा, ठीक, क्या अलग से नहीं आया है। अब कार्बन, कार्बन में क्या होगा, पहली का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर बचे कितने, 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले भाई ऑक्सीजन करेगा ना, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, ठीक है, तो इनका बाह्यतम कोष पूरा हो जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से साझा कर लेगा, इसका भी, इन दोनों का अष्टक पूरा हो गया, ये दोनों भाई अष्टक पूरा होगा। अब बेचारा बीच में कार्बन बचा, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इनके ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इनके ले लेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इनसे ले लेगा, ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसमें देखिए ऑक्सीजन के भी 8 हैं, कार्बन के भी 8 हैं और ऑक्सीजन के भी 8 हैं, साझेदारी से इन्हों पूछ गया। इसीलिए जो ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है, ये हमेशा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ये आप याद रखेंगे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। अब हम एक और बात करेंगे, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। ये सल्फर है, अब ये क्या होगा, ये रिंग जैसी संरचना बनाएगा। अब देखिए रिंग जैसी संरचना, सल्फर 8, चलिए हम इसकी रिंग जैसी संरचना बनाते हैं, ठीक है, रिंग जैसी संरचना 1 2 मुकुट बनेगा भी, आप देखिए 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। अभी ये मुकुट बनाएगा सल्फर, रिंग जैसी संरचना बनाता है, क्या होगा, ये इनसे आएगा, ये इनसे जाएगा, ये इनसे, ये इनसे, ठीक है। अब ये इनसे आएगा, ठीक है, ये इनसे जाएगा, सॉरी, ये इनसे मेरा हल्का सा, ये क्या हो गया, ये एक मुकुट, इसको बोलते हैं मुकुट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रिंग जैसी संरचना है। कौन सी संरचना है, ये संरचना है रिंग जैसी संरचना है। कौन सी संरचना है, रिंग जैसी संरचना है, ठीक है, ये कैसी संरचना है, रिंग जैसी संरचना है। सल्फर था, यहाँ पर 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बनाकर दिखा दिए, बुक में दिया हुआ था तो हम भी बनाकर दिखा दिए, 3 1 2 3, देखिए, ठीक है, रिंग जैसी संरचना इसको बोलते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कार्बन की शर्तोमुखी प्रकृति, मतलब कार्बन प्रकृति में सभी जगह पर किस रूप में पाया जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारी हेडिंग क्या रहेगी, कार्बन की शर्तोमुखी प्रकृति, कार्बन की शर्तोमुखी प्रकृति, तो मुखी प्रकृति, ठीक है। शर्तोमुखी प्रकृति का मतलब है प्रकृति में सभी जगहों पर, ठीक है, विज्ञान की भाषा, कार्बन जो है प्रकृति में सभी जगह में किस रूप में पाया जाता है। तो पहले बात है श्रृंखलन, क्या है, पहली चीज श्रृंखलन क्या है। अब इसमें एक टॉपिक आता है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या है, देखिए श्रृंखलन क्या है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, आबंध श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है श्रृंखला, आपने सुना होगा, कार्बन भैया ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कितनी भी बड़ी कहीं की भी संरचना, कार्बन कितनी भी बड़ी संरचना बना सकता है। क्यों बना सकता है अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यह क्या हुआ, इसे श्रृंखलन का उदाहरण भी समझ सकते हैं। जो कार्बन होता है वो अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर आबंध, मतलब बंध तो ही बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे हम श्रृंखलन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखिए कार्बन में
परिभाषा क्या लिखेंगे, कार्बन में कार्बन के ही कार्बन के ही कुछ अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है और किसी तत्व में क्षमता नहीं होती है। ठीक है, जो लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सके। ठीक, क्योंकि इसका छोटा आकार होता है। शॉर्ट में जानिए श्रृंखलन, कार्बन में कार्बन के ही कुछ अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन है भैया, कितना भी बड़ा कैसा भी बंध हो ये बनाता चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी श्रृंखलन। इसके बाद पढ़ेंगे संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक क्या है। देखिए, वो हम श्रृंखलन में पाया जाता है। चलिए वो हेडिंग लिखी ही रहने देते हैं, कार्बन, क्योंकि उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन की शर्तोमुखी प्रकृति, ठीक है, मिटल गई थी, कार्बन की शर्तोमुखी प्रकृति। ठीक है, कार्बन सभी जगह प्रकृति में पाया जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। एक टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, परीक्षा में आ भी सकता है। जो हाइड्रोकार्बन होता है, देखिए इसमें आप थोड़ा समझिए। देखिए, हाइड्रो बोले तो H, ठीक है, हाइड्रोजन। कार्बन बोले तो C, इसका मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से यौगिक जुड़े हुए उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ना। देखिए, केमिस्ट्री में कुछ शब्दों को आप तोड़िए तो उन्हीं से परिभाषा अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, लिखेंगे हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये तो समझाने के लिए था। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के। नंबर एक होते हैं संतृप्त यौगिक, मतलब संतृप्त यौगिक बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन, संतृप्त यौगिक। ठीक है, दूसरा होता है असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक, कृपया इस टॉपिक को कॉपी कलम धर दें और ध्यान से इधर देखें। ठीक है, संतृप्त मतलब हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखे हैं, चलिए यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वो तो हाइड्रोजन था, परिभाषा थी। ठीक, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता संतृप्त, बहुत गहराई की बात मैं बता रहा हूँ, बने रहिए और ही मजेदार बताऊंगा, एकदम गहरी बात। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मैंने जाना कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने युग्मों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के। नंबर एक होता है संतृप्त यौगिक, नंबर दूसरा होता है असंतृप्त यौगिक। ठीक, अब देखिए, जो संतृप्त यौगिक होता है उसमें कार्बन के साथ एक बॉन्ड होता है, और जो असंतृप्त होते हैं इसमें कार्बन के साथ दो या तीन। ठीक है, असंतृप्त में दो या तीन बंध होते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, चलिए यहीं पर मैं परिभाषा लिखे दे रहा हूं। एक बंध कार्बन परमाणुओं के बीच, लिखे दे रहा हूं, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध
से कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध से जुड़े यौगिक को एकल बंध से जुड़े कार्बन को कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। संतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध से जुड़े कार्बन के यौगिकों को संतृप्त कहते हैं। या तो आप ऐसे ही ध्यान रखिए कि शॉर्ट में कि कार्बन एक बॉन्ड हो, मतलब कार्बन के साथ एक बॉन्ड हो तो संतृप्त यौगिक हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। असंतृप्त क्या होता है? कार्बन परमाणुओं के बीच, यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखेंगे, कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध, कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े कार्बन के यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। असंतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक है, यौगिक कहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या रहेगा। इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। शॉर्ट में ये जानिए आप। संतृप्त क्या होते हैं? एकल बंध से कार्बन के बीच एकल बंध हो तो संतृप्त यौगिक होते हैं। अगर कार्बन के साथ में 2 या 3 बंध हो तो वो असंतृप्त यौगिक होते हैं। परिभाषा लिख दिया, परिभाषा आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, जो संतृप्त यौगिक होते हैं ये एक टाइप्स के होते हैं। इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है एल्केन। एल्केन। तो इसमें क्या होता है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, एक नया नाम निकल कर आया, एल्केन, ठीक है। दूसरा असंतृप्त, ये होते भाई 2 प्रकार के। असंतृप्त यौगिक क्या हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, इसके साथ में कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये इसमें एक ही पार्ट होता है एल्केन, कार्बन एन। एल्कीन डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक बात और, इनके कुछ सूत्र याद रखिए एल्केन के। चलिए लिखाई दे रहे हैं। सूत्र क्या होता है इनका? CnH2n +2, ठीक है। सटा के CnH2n हटा के, अब देखिए CnH2n -2, ठीक है। देख लीजिएगा, शायद यही है। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे आप? इसमें 2 देखिए जोड़ दिया, इसमें 2 हटा दिया, इसमें 2 घटा दिया, तो क्या बोलेंगे? सटा के एल्केन, सटा के एल्कीन, सटा के हटा के एल्काइन, घटा के। तो इसी जरिए से आप ये सूत्र याद रख देते हैं कि सटा के, हटा के, घटा के। इसी तरह आप याद रख सकते हैं। आपको समझ में आया होगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन व कार्बन से बने युग्मों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 पार्ट होते हैं, एक होता है संतृप्त यौगिक, दूसरा होता है असंतृप्त यौगिक। जो संतृप्त यौगिक होता है ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाता है। जो असंतृप्त यौगिक होता है ये कार्बन के साथ 2 या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो संतृप्त यौगिक की हमने परिभाषा लिखी, संतृप्त यौगिक की परिभाषा लिखी कि कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध से जुड़े कार्बन के यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं, या कार्बन के साथ एक बंध हो तो संतृप्त यौगिक कैसे हैं। दूसरी बात,
असंतृप्त यौगिक कौन से हैं? कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के साथ द्वि या तीन बंध होते हैं। ठीक है, जो संतृप्त यौगिक होते हैं इसमें एक पार्ट होता है एल्केन। एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड होता है, लेकिन इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, दूसरा बात, जो असंतृप्त यौगिक होते हैं इस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। नंबर एक होता है एल्कीन, नंबर दो एल्काइन। तो एल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है। जो एल्काइन होता है कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n, इसका CnH2n2। ऐसे याद रखिएगा, सटा के हटा के घटा के, आपको ये याद हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। अब देखते हैं चतुर संयोजकता। कार्बन की सर्वमुखी प्रकृति पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या देखेंगे? चतुर संयोजकता, फिर हम कार्बन की गिनती के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चतुर संयोजकता। हाँ, चतुर ऐसे ही लिखा जाता होगा, देख लेना हिंदी। चतुर संयोजकता। अब भाई चतुर संयोजकता क्या है? देखिए, जो कार्बन है इसकी संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु या संयोजक तत्वों के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है। यही संयोजकता है। तो आप जानते हैं कि जैसे मैंने वाला उदाहरण लिया था, ठीक है, ये उदाहरण लिया था, तो ये इसका एग्जाम्पल भी बन सकता है। चतुर संयोजकता, कार्बन संयोजकता 4 होती है, अन्य संयोजक तत्वों के साथ परमाणु की आबंध बनाने की क्षमता होती है। तो इसे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा संयोजक तत्वों के साथ संयोजक मतलब जुड़ना, संयोजक तत्वों के साथ ही भी लिखा जाता है, संयोजक तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता, आबंध यहाँ पर लिख देंगे, बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, चतुर संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा संयोजक तत्वों के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक है, अब हम, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने दिखा दिया। अब चलिए इसी में एक और चीज ले लेते हैं। इसी में 2 मिनट का टॉपिक है कि कार्बन मतलब कार्बन इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं कैसे बना लेता है और कोई तत्व भाई क्यों नहीं बनाता। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कार्बन 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 कार्बन, कहीं पर कार्बन लगाते चले जाओ, कार्बन कार्बन, ऐसा क्यों? कार्बन क्यों हूँ अपने स्थिर रहता है और इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखला जितनी मन हो हजारों करोड़ों की संख्या में बना लेता, और कोई तत्व क्यों नहीं बना पाता है? ठीक है, तो हम इसके बारे में, एक मैंने कहा था मैं बताऊंगा, तो वही बात हम बता देता हूँ। कार्बन जो है वो अपने छोटे आकार के कारण, ठीक है, एक हेडिंग है कार्बन का छोटा आकार। कार्बन का छोटा आकार, ठीक है, कार्बन का छोटे आकार। ठीक है, कार्बन के छोटे आकार के कारण, कार्बन के छोटे आकार के कारण, कार्बन के छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों, इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म नाभिक को मजबूती से पकड़े रहते हैं। सहभागी युग्म नाभिक को मजबूती से पकड़े
रहते हैं, जिसके फलस्वरूप यौगिक स्थायी रहते हैं, जिसके फलस्वरूप यौगिक स्थायी रहते हैं। ठीक है, क्या होता है कार्बन, भाई क्यों बना लिया, ऐसे लिख दिया, कार्बन मतलब किसी भी प्रकार की ये संरचना बना सकता है। क्या होता है, कार्बन जो है छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी मतलब जोड़े से सहभागी युग्म बोले तो जोड़ा नाभिक को मजबूती से पकड़े रहते हैं, जिसके फलस्वरूप यौगिक स्थायी रहते हैं। ये क्या हुआ, कार्बन एक दूसरे को छोटे आकार के कारण मजबूती से पकड़े रहते हैं, जिसके कारण इनके जो कार्बन की यौगिक हैं ये स्थायी रहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब हम पढ़ते हैं कार्बन के अपर रूप। पढ़ते क्या है, वीडियो लंबा जा रहा है, कुछ बता ही देते हैं। देखिए जो कार्बन के अपर रूप जैसे कौन सा, हीरा है, ग्रेफाइट है, बकमिस्टर फ्लोरीन है, जिसका C60 ठीक है नाम है। तो बकमिस्टर फ्लोरीन ने सबसे पहले डिजाइन दिया था, गुबंद के आकार का होती है, गेंद के आकार की संरचना होती है। ठीक है, पहले हीरा के बारे में जानेंगे। तो हीरा के प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, जिससे त्रिआगामी संरचना बनती है। त्रिआगामी 3D त्रिआगामी संरचना क्या है, देखिए मुझसे इतनी बढ़िया नहीं बनेगी, बुक में दी हुई। ठीक है, कार्बन ऐसे होता है कुछ। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये 3D की संरचना ऐसे कुछ बनी होगी। ठीक, 3D की संरचना, इसमें क्या होगा, त्रिआगामी संरचना। इस संरचना को क्या बोलते हैं, त्रिआयामी संरचना। ठीक है, आयामी संरचना। ठीक है, क्या होता है हीरा, कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, जिससे त्रिआगामी संरचना बनती है सभी। लेकिन इसमें क्या है, सभी आबंध जो है एकल आबंध होते हैं। हीरा में क्या है, जो सभी बंध होते हैं वो एकल बंध होते हैं। ग्रेफाइट की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम चर्चा करना चाहते थे लेकिन वीडियो काफी बड़ा जा रहा है और टाइम ओवर हो रहा है। और बकमिस्टर फ्लोरीन इसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर जाए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।